प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। इसका बच्चों एग्जांपल है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन से 1st July 2019. Any contract before this date on behalf of company is pre-incorporation contract. Such contracts are ratified by company after its incorporation. ये such contracts are ratified. इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बच्चों लैंड खरीद ली, लैंड बॉट बाय प्रमोटर, process of registration started. Any business is purchased. यदि ये सब काम कंपनी के बिहाफ पर, मैंने कहा ना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन यहाँ हुआ, लेकिन कुछ कार्रवाई पहले से शुरू हो जाती है, तो वो कार्रवाई जो पहले से शुरू हो जाती है, जब कंपनी बन जाती है तो बाद में वो लोग कहते हैं अरे ठीक है सर, अगर जो आप ये काम ही नहीं करते तो कंपनी कैसे चलती, तो ठीक है आपने जो किया अच्छा कर दिया, तो उसको कंपनी स्वीकार कर लेती है, एक्नॉलेज कर लेती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं बच्चों। फिर आता है बच्चों इलीगल एसोसिएशन। अभी मैं इसके बारे में भी मतलब बताता हूं। वैसे व्हाट इज इलीगल एसोसिएशन? ऐसी एसोसिएशन जहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाएं, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ मेंबर्स 7 हैं, 7 से कम हो गए, या ऑब्जेक्ट क्लॉज इलीगल हो गया, ऑब्जेक्ट क्लॉज प्रोहिबिटेड हो गया। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या हो गया बच्चों? प्रोहिबिटेड हो गया, प्रोहिबिटेड मना हो गया, तो उसको बोलते हैं इलीगल एसोसिएशन। ये इट इज कॉल्ड इलीगल एसोसिएशन। अब जैसे बच्चों पार्टनरशिप में एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर्स 50 है। इफ पार्टनर्स एक्सीड 50, if partner exceed 50, then firm is not a valid firm. ये ऐसे में ये इलीगल एसोसिएशन का एक एग्जांपल है, और भी मैं इसको चेक कर लेता हूं कंपनी लॉ में। Illegal association in company law: any association or partnership formed exceeding 50 members for profit gaining, yes यही है बच्चों, is illegal association। प्रॉफिट गेनिंग के लिए नॉट अ वैलिड फर्म। 50 ये पार्टनरशिप मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 50 फॉर प्रॉफिट गेनिंग, यही है बच्चों इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन बोल देते हैं इसको। अभी मैं कुछ बातें ऐसी बोले जा रहा हूं, मैं बच्चों बार बार जो कह रहा हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग considering objective type paper in mind.
फिर बच्चों क्या होता है, एक वर्ड आता है ऑडिट कमेटी। बीओडी में से कुछ डायरेक्टर्स को ऑडिट कमेटी में डाल देते हैं। जो ऑडिटर से कोरिलेट करते हैं। जो ऑडिटर से कोरिलेट करते हैं उनको हम बच्चों ऑडिट कमेटी बोलते हैं। होते ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही हैं। और ऑडिटर कौन होता है? हु इज ऑडिटर? ऑडिटर इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, हु इज अ सीए, practicing CA, having COP, certificate of practice, statutory auditor who is a CA having COP, appointed by shareholder। ध्यान से सुन लो। Appointed by whom? Shareholder। Appointed by shareholder। ठीक है, ये कहानी है। तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑडिटर डज ऑडिटिंग। ऑडिटर डज ऑडिटिंग। तो ऑडिट कमेटी जो है यहाँ पर आपके सिलेबस में है, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, बीओडी। ठीक है। फिर आता है इसी में बच्चों दो बहुत मेन डॉक्यूमेंट। एक वर्ड आता है व्हाट इज द मेन चार्टर ऑफ द कंपनी। मेन चार्टर ऑफ द कंपनी, इसको बोलते हैं एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा एक मिनट, आगे नहीं बेटा, एक मिनट बस, क्लास ले आती है। मेरी इसी स्क्रीन में ही जिंदगी बीते जा रही है बच्चों, इन्हीं में देख देख के, इन्हीं डिवाइसेस और इन्हीं की स्क्रीन पे लिख लिख के। जी बच्चों अब देखिए आगे। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए बोलते हैं कंपनी का मेन चार्टर होता है। क्यों होता है, क्या होता है ये? क्योंकि बच्चों जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा तो एमओए एओए सबमिट होगा। एमओए एओए विल बी सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। और जो कंपनी होती है बच्चों वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है। कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन और बॉर्न होती है ये, काइंड ऑफ बॉर्न ऑन द डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो ये जो कंपनी होती है बच्चों इनकॉर्पोरेशन के दिन पे बॉर्न होती है, इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है ऑनलाइन। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है बच्चों कंपनी की ऑनलाइन, ये ध्यान रखना। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें कंपनी का नाम, क्लॉजेज होते हैं, क्लॉजेज ऑफ एमओए, क्लॉजेज ऑफ एमओए। इसको हिंदी में बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम, सीमा का मतलब है नियम, उसकी बाउंड्रीज। इसको बाउंड्रीज को हम क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं क्रॉस करेंगे हम। नेम ऑफ अ कंपनी, नेम ऑफ अ कंपनी, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है।
देख रहा हूं मैं अभी कुछ इसके क्लॉजेस का फोटो दे रहा हूं सो दैट कम समय में ज्यादा पढ़ पाए। ये बच्चों इसके क्लॉजेस हैं। नेम, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब है कहां पर ये एस्टैब्लिश्ड है, स्टेट होती है यहाँ पर। लायबिलिटी, लायबिलिटी क्लॉज होता है बच्चों, लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ये लायबिलिटी क्लॉज होता है। कैपिटल क्लॉज, और एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज, नेम ऑफ अ कंपनी, ऑब्जेक्ट, सिचुएशन, लायबिलिटी, कैपिटल क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज या सब्सक्रिप्शन क्लॉज, इसी का ही दूसरा नाम है। ये क्लॉजेज होते हैं। नेम ऑफ अ कंपनी क्या है बच्चों, जो कंपनी का नाम है उसके साथ लिमिटेड वर्ड होगा। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड। ऑब्जेक्ट क्लॉज में आएगा ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी के, लीगल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए क्योंकि कंपनी जब बनी है तो ऑब्जेक्ट तो होंगे ही, और बिजनेस करना ऑब्जेक्टिव होगा भाई। कंपनी जब बनेगी तो बिजनेस ही तो करेगी, और मंदिर में कोई ढोलक कोई बजाएगी, बिजनेस करने के लिए तो कंपनी बनेगी। ऑब्जेक्ट क्लॉज। सिचुएशन, इसमें स्टेट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एक्स्ट्रा में लिख रहा हूं, स्टेट का नाम जहां पर सिचुएटेड होगी, सिचुएशन क्लॉज। लायबिलिटी लिमिटेड है या अनलिमिटेड, लायबिलिटी के लिए बच्चों आता है लिमिटेड या अनलिमिटेड। लायबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड। कैपिटल क्लॉज, ऑथोराइज कैपिटल कितनी। एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन, जो 7 मेंबर्स हैं, और पब्लिक कंपनी जो मिनिमम है, हैव टेकन क्वालिफिकेशन शेयर। इसका क्या मतलब होता है, यदि कंपनी में 7 मेंबर हैं, यदि कंपनी के 7 मेंबर हैं, मिनिमम पब्लिक कंपनी है वो, और 7 मेंबर है, हैव टेकन क्वालिफिकेशन शेयर, सबने मिनिमम एक एक शेयर ले लिया हो, क्योंकि एक एक शेयर लेने पर वो मेंबर बनेंगे, मिनिमम 1 शेयर ईच। अब जैसे आप कोई, मैं बोलूं आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो आपके पास आई कार्ड है, आपने वहां का स्टूडेंटशिप ज्वाइन करी है तो आपने फीस भरी है, अब आपके पास, आप बोनाफाइड स्टूडेंट हो। तो वही चीज यहाँ पर है कि बोनाफाइड मेंबर बोलते हैं, शेयर होल्डर के लिए यहाँ एक वर्ड यूज करते हैं मेंबर। तो आप मेंबर होने चाहिए कंपनी के, यू आर अ मेंबर ऑफ अ कंपनी। फिर बच्चों कंपनी की जो लायबिलिटी है लिमिटेड होती है अनलिमिटेड है, ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन आजकल ऐसी कंपनीज भी होने लगी हैं कि जिसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड भी होने लगी है। अब एक और क्लॉज एक्स्ट्रा आता है, वो ओपीसी के केस में आता है, नॉमिनेशन क्लॉज, क्योंकि उसमें नॉमिनेशन होता है, नॉमिनी होता है। ओपीसी के केस में होता है, 1 पर्सन कंपनी में एक नॉमिनी होता है, इसलिए ये बच्चों मेमोरेंडम के क्लॉजेज हैं। तो एक कंपनी जब बनती है, मेमोरेंडम सबमिट होता है, तब जाके उसको परमिशन मिलती है। उसके नाम को लेके बहुत सारी बातें हैं कि नाम में ऐसे रखो वैसे रखो, और डोमिसाइल क्लॉज भी इसी को बोलते हैं, सिचुएशन क्लॉज को। वहां पे ऑब्जेक्टिव में वो कुछ भी बोल सकते हैं, बताओ डोमिसाइल क्लॉज कौन सा है, उसका दूसरा नाम क्या है। डोमिसाइल क्लॉज ये है ऑब्जेक्टिव। और बच्चों ये मैं कल भी बताया था, अभी कंपनीज एक्ट 2013 चालू है आजकल, तो इसके हिसाब से आपको रूल बताने हैं, ध्यान रखना है। 1956 नहीं है अभी, 2013 चल रहा है, इसको ध्यान में रखना है आपने।
सब छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि हम लोग, मैंने आपको कहा ना, हम लोग को ये तजुर्बा है कि क्या आ सकता है। फिर बच्चों एक वर्ड आता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जब किसी मुद्दे पर वोटिंग हो और 50% से ज्यादा वोट, 50% से ज्यादा वोट फेवर में आए, 50% से ज्यादा वोट फेवर में आए तो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। ठीक है, रेजोल्यूशन इज पास्ड। जी, और स्पेशल रेजोल्यूशन होता है मोर देन 3/4। आना था सर। जी सर, आप आओगे ना? अच्छा अच्छा, ओके। गेस्ट रूम वाला जो एसी है ना, वो चालू नहीं हो रहा था, मतलब चल तो रहा है लेकिन ठंडा बबलू आ रहा है, उसे ठीक कराना है। ठीक है, हाँ गेस्ट रूम में, गेस्ट रूम में। जी, स्पेशल रेजोल्यूशन है मोर देन 3/4 वोटिंग इन फेवर। अब देखिए बच्चों, मान लो 1000 लोग हैं और 520 लोगों ने फेवर में वोट किया। 1000 वोटर है, मेंबर्स, 520 ने फेवर में वोट किया तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड। और 1000 मेंबर्स हैं यदि वहां पर प्रेजेंट और 760 ने वोट किया तो स्पेशल रेजोल्यूशन होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन में ये ध्यान रखना पड़ता है बच्चों कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन कब होता है। ये भी हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनरी मुद्दों पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। जी, अब एक बार मैं चेक कर रहा हूँ ऑर्डिनरी एंड स्पेशल जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ कंपनी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इन अ कंपनी। हर According to key differences, an ordinary resolution refers to a resolution passed by the members of the company by a bare majority. A special resolution, on the other hand, is the resolution that is affirmed by the members of the company by 3/4 majority. ये देखिए बच्चों, ठीक बताया मैंने, मुझको आता था। मेजॉरिटी का मतलब आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा, तभी मैंने जान के 520 लिखा था। और यहाँ पर वो कह रहे थे कि स्पेशल रिजोल्यूशन है
स्पेशल रेजोल्यूशन में इन्होंने बोला अफर्म बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी बाय 3/4 मेजॉरिटी। तो जब बड़े मुद्दे होते हैं, सीरियस मैटर्स पे स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। सीरियस बिग इश्यूज पे, सीरियस बिग इश्यूज पे। हाँ जी बेटा, जी बेटा, वो बेटा गेस्ट रूम वाला बेटा, महेंद्र भैया आपको बोल दो, वो देख लेंगे बेटा। अच्छा बेटा, ओके। जी, सीरियस बड़े इश्यूज पे, सीरियस बड़े इश्यूज पर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, एसआर होता है। क्योंकि बच्चों मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी भी ह्यूज मेजॉरिटी। सीरियस बड़े इश्यूज पर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है, और ऑर्डिनरी मैटर्स पर, ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स पर, ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। ये है बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना है, कुछ भी आ सकता है ना बच्चों। आपको देखिए, जब मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं ना, तो आपको पता लग रहा होगा कि हाँ यार, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। बच्चों हम लोग इस सिस्टम का पार्ट है, तो हमको मालूम है। मेरे लेफ्ट में 2-2 3-3 बुक्स पढ़ी है कंपनी लॉ की। वैसे तो ये चीजें मुझे याद है, लेकिन मैं पन्ने पलट रहा हूँ रैंडम। उधर से एक मोबाइल के स्क्रीन पे सिलेबस खुला हुआ है, इधर बुक है, इधर मेरा ये डिवाइस है जिसपे मैं लिख रहा हूँ। तो ऐसे 2-2 3-3 चीजों पर मैं आई एम कोऑर्डिनेटिंग। और बच्चों उधर से कॉलेज की रूटीन होती है, वहां से भी बहुत पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि एग्जाम है। इन दिनों क्लासेस बंद हैं आपकी, एग्जाम शुरू हो गए, तो हमको आदेश नहीं है और क्लासेस का। वो कहते हैं एग्जाम में टाइम दो, बट मुझको लगता है यार, मैं कुछ बच्चों का फायदा पहुंचा पाऊं तो मुझे संतुष्टि मिलती है। आई रेड समवेयर बच्चों, व्हेन यू रीच टू अ लेवल, देन यू शुड हेल्प अदर्स टू राइज। आई हैव रीच्ड टू अ प्लेटफॉर्म where I am blessed by God and by Goddess Saraswati. So I feel यदि मैं थोड़ा सा भी पढ़ा पाऊं तो मुझे संतुष्टि मिलती है। कहते हैं ना, एक एक्टर को सुनने वाले होते हैं। मैं आपका ये चेक करता हूँ कितने पार्टिसिपेंट है, उससे मेरा हौसला बढ़ता है, मैं मोटिवेटेड हो जाता हूँ। इससे पहले भी मैं बीकॉम फर्स्ट सेम की क्लास ले रहा था, उनको भी ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा था, तो वो इतनी लंबी क्लास हो गई कि आप लोगों की क्लास लेट हो गई। तो ये बच्चों हौसला बढ़ता है। तो प्रेजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जो रिवॉर्ड होता है एक्टर का, वो तब होता है टीचर का, जब उसे सुनने वाले लोग हो। क्योंकि आजकल तो ऐसे स्टूडेंट्स ही बनने बंद हो गए हैं जो सोचे कि क्लासेस में कुछ फायदा है ही नहीं। वो सोचते हम खुदा हैं, एक दिन पहले सत्या मानसी से पढ़ लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या फायदा ऐसी नॉलेज का, खोखली। एक वर्ड आता है बच्चों, कोरम, कोरम ऑफ मीटिंग। इसमें आता है मिनिमम मेंबर present in a meeting, minimum member present in a meeting to make the meeting valid, to make the meeting valid. जी, जैसे मान लो एक मीटिंग में 12 मेंबर होने चाहिए, 12 मेंबर्स हैं, होने चाहिए टोटल सपोज। और उसमें वो ये कहते हैं मिनिमम 1/4 भी है तो चलेगा, इट विल वर्क, इट विल सफाइस।
ये इट विल सफाइस। और 20 कितने दिन का नोटिस होना चाहिए? 21 days notice, 21 days notice for AGM। एनुअल जनरल मीटिंग के लिए 21 days notice for AGM to be given to member। मेंबर्स बोलते हैं, बार बार कह रहा हूं शेयर होल्डर्स को, ये जरूरी होता है। एक बार मैं कोरम चेक कर लेता हूं कितना होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर भी लिखा हुआ है। Quorum for a meeting of a company। According to ICSC, quorum should be present throughout the meeting. A minimum of 5 members personally present and entitled to vote in the case of a public company, ये है बच्चों, and 2 members personally present and तो ये entitled 12, to vote हाँ in the case of a private company shall be the quorum for a general meeting। ये बच्चों इसको बदल देते हैं। तो सपोज 12 मेंबर्स टोटल है, तो 5 होने चाहिए, मिनिमम 5 फॉर पब्लिक कंपनी, और फॉर प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स। ये बच्चों यही आ रहा है सामने ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के उसमें कोरम ऑफ अ मीटिंग में। नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स के लिए अलग है। ये तो अभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग अलग होती है, BOD की मीटिंग अलग होती है। मीटिंग भी बच्चों अलग अलग है ना, तो मीटिंग ऑफ BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो अलग है, उसका कोरम अभी बता रहा हूँ। मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर, तो मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर में है पब्लिक कंपनी कोरम 5, प्राइवेट कंपनी कोरम 2, BOD का कोरम, बोर्ड मीटिंग का कोरम भी बता रहा हूं। कोरम है फॉरेन वाला आ गया। MCA has announced exemption फिजिकल। अब बच्चे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है, जैसे ये ऑनलाइन एग्जाम हो गया, ऑनलाइन प्रेजेंस ऑफ मेंबर्स भी अलाउड हो गया जून 20 से। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना, तो अब ये कोरम भी बदल गया है। बदलना मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस हो गई है। देख रहा हूं मैं, कोरम रिक्वायर्ड फॉर जनरल मीटिंग 5, देखिए अब मिला मुझे, ये अब मिला और बेटर। मिनिमम 5 है बच्चों। इफ मतलब 0 से 1000 मेंबर्स हैं यदि, ये देखो बच्चों और बेटर मिला। 0 से 1000 मेंबर्स हैं तो कोरम 5 है, और 1001 से यदि 5000 मेंबर्स हैं पब्लिक कंपनी तो 15 मेंबर्स का कोरम है, और यदि 5000 से एंड अबव तो 30 मेंबर्स का कोरम है। पब्लिक कंपनी में 30 मेंबर्स। कोरम का मतलब बच्चों नहीं तो मीटिंग नहीं हो पाएगी। प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर्स। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे भी आ रहा हूं मैं।
प्राइवेट कंपनी 2 members. वो कहते हैं हाफ एन आवर के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग को एडजर्न कर दो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, सेम डे, सेम टाइम। और बोर्ड मीटिंग का बच्चों कोरम चेक कर रहा हूं, 1/3 of the total number of directors or 2 directors, whichever is higher होना चाहिए। बोर्ड मीटिंग का कोरम देखो अब, और प्राइवेट कंपनी में क्लियर कट 2 members है। और बोर्ड मीटिंग का कोरम जो है, कोरम का मतलब है कितने लोग आएंगे तो मीटिंग होगी। अब ये तो है नहीं ना बच्चों एक ही बंदा आएगा और मीटिंग हो जाएगी, खुद से कोई बात करेगा शीशे के आगे खड़ा होके। कोरम फॉर अ बोर्ड मीटिंग मस्ट बी 1/3 of the total number of directors. और 2, whichever is higher. ये बच्चों डायरेक्टर्स के लिए मान लीजिए 15 डायरेक्टर्स हैं जो कि मैक्सिमम होते हैं, तो उसका 1/3 5, तो 5 होने चाहिए, 2 और 5। और अगर जो 5 डायरेक्टर हैं तो 1/3 1.67, तो 2 होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए, 2 नीडेड। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कोरम है, बोर्ड मीटिंग का कोरम। ये ध्यान से समझिए, कोरम पे बात हो रही थी। अभी मैंने कहा ना मुझे जो चीज सिलेबस में दिख रही है मैं वही ले रहा हूँ, रैंडम कहीं से कहीं भी फ्लोट कर रहा हूँ, बिकॉज सारी की सारी तैयारी ऑब्जेक्टिव टाइप को माइंड में रख के हम बात कर रहे हैं। फिर बच्चों एक वर्ड लिखा है डिन, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये बच्चों ये जैसे हम लाइक आधार, जैसे लाइक आधार होता है ना बच्चों, लाइक 10 इट इज डिन, डिन इज इशूड। और उसमें एक कैपिंग होती है कि एक डायरेक्टर इससे ज्यादा कंपनी का मेंबर नहीं हो सकता, इसलिए डिन इशू किया जाता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अलाउड इन इंडिया। According to DLA Piper Intelligence, private limited company, there must be a minimum of 2 shareholders and maximum of 200. For directors, the minimum is 2 and maximum of 15. मिनिमम 2 है बच्चों पब्लिक के लिए, मैक्सिमम 50। मैं कुछ और देख रहा हूँ, एक कंपनी में एक आदमी कितनी कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है? One person can become a director maximum for 20 companies. नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पे रेस्ट्रिक्शन है, रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप है। पब्लिक कंपनी मैक्सिमम 10 है। ये not more than 10 public company. फिर आता है बच्चों सेक्शन 8 कंपनी,
ये कौन सी कंपनी होती है? आई थिंक बच्चों ये चैरिटी या डोनेशन वाली कंपनी होती है, सेक्शन 8 कंपनी, चैरिटी और वेलफेयर मोटिव वाली कंपनी। वैसे तो कंपनी बनती बिजनेस के लिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है। सेक्शन 8 कंपनी। According to SAG Infotech blog, a company is referred to as Section 8 company when it registered as a non-profit organization, i.e. when it has motive of promoting arts, Not commerce, profit organization. education, charity, protection of environment, sports, science, research, social welfare, religion, and intends to use its profits or other income for promoting these. Promotion of arts, commerce, education, charity, research, स्पोर्ट्स, साइंस, ये सब बच्चों वेलफेयर मोटिव है, देश की जरूरत है ये, एटसेट्रा। ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, और वो भी कंपनी में, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी मेरे बच्चों, अब आता है ये ऐसी कंपनी, हालांकि अभी तो हमने पढ़ा कंपनी फॉर प्रॉफिट। कंपनी इज मेनली फॉर्म्ड फॉर प्रॉफिट मोटिव। कंपनी मेनली बच्चों किस लिए बनती है? प्रॉफिट मोटिव के लिए बनती है। प्लीज समझिए, समझे? बट सेक्शन 8 allows not for profit companies, ये मैं कह रहा हूं। As an exception, not for profit company as an exception बच्चों। फिर बच्चों सब लोग जानते हैं हु इज अ प्रमोटर, जो कंपनी को प्रमोट करता है, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करता है। हु इनकॉर्पोरेट्स अ कंपनी? हु डज all activities to incorporate a company. Who does all activities to incorporate a company? Who undertakes to form a company with reference to given project? Set it going. Who set a company going? Takes necessary steps. Takes necessary steps to bring the company as a reality. ठीक है? Company comes into existence from his mind as a separate legal entity. कंपनी उसके दिमाग में पैदा होती है, इसको बोलते हैं बच्चों आइडिया ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी कंसीव्स इन द माइंड ऑफ द प्रमोटर। जैसे हम कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं बच्चों, ये एक्सप्रेशन है आजकल चलता है, जैसे हम बोल देते हैं डिवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो ये चलता है कंपनी में। अब एक बेबी मदर की वॉर्म में कंसीव करता है तो हम तब बोलते हैं यहाँ, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी का आइडिया प्रमोटर के माइंड में कंसीव करता है और वो उसको धरातल पे लेके आता है, एग्जीक्यूट करता है, उस कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाता है। ये कंपनी है, ये करता है प्रमोटर, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं।
और उसकी एक ड्यूटी होती है कि वो सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमा सकता। और ट्रस्ट की रिलेशनशिप होती है। प्रमोटर इज अ प्रमोटर्स रिलेशनशिप with a company is full of trust. It is fiduciary relationship. जैसे ट्रस्ट और फेथ का रिश्ता है। और उसकी ड्यूटी है नॉट टू मेक अ सीक्रेट प्रॉफिट। ड्यूटी ऑफ प्रमोटर नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। क्योंकि बच्चों कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट पहले वो करता है कंपनी के, और उसकी ड्यूटी है कंपनी को डिस्क्लोज करना। जब कंपनी बन जाती है, मीटिंग हो जाती है, और एवरीथिंग डिस्क्लोजर इज इंपॉर्टेंट। Disclosure of fact is important for a promoter. ठीक है, ये कोर्स देख के ही बच्चों इतना ज्यादा है ये कोर्स। फिर लिखा है बच्चों ऑडिट कमेटी, अभी ऊपर बताया था मैंने कौन सी कंपनी के लिए मस्ट है। एक कहीं कहीं ना कोई कोई चीजें दिख रही है। ऑडिट कमेटी मस्ट है, मैंडेटरी है। किसके लिए? लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी के लिए। और पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर। पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर, इसके लिए भी जरूरी है। 100 करोड़ टर्नओवर, टर्नओवर सेल्स को बोलते हैं। 100 करोड़ और मोर, ये आ सकता है ना बच्चों एग्जाम में। किसके लिए जरूरी है ऑडिट कमेटी? जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से कोऑर्डिनेट कौन से करें, कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पब्लिक कंपनी बोरोइंग 50 करोड़ और मोर। बोरोइंग का मतलब लोन। ये उनके लिए जरूरी है ऑडिट कमेटी। और ऑडिट कमेटी का बेसिक काम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट मिनिमम 3 डायरेक्टर्स विद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कमेटी में 3 डायरेक्टर्स मस्ट हैं। 3 डायरेक्टर्स शुड बी देयर मिनिमम
1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है बच्चों? जो कंपनी में जिसका मॉनिटरी इंटरेस्ट ना हो, जो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं होता और कंपनी से उसका मॉनिटरी कोई रोल नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है। क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इसलिए रखा गया कि बाहर के लोग आए, डायरेक्टर बने और वो लोग कंपनी में अपने वैल्यूएबल सजेशन दें। अब आता है बच्चों ऐसे एक क्वेश्चन और, फर्स्ट एजीएम, एजीएम होता है एनुअल जनरल मीटिंग, व्हेन टू होल्ड, व्हेन टू होल्ड। व्हेन टू होल्ड, इसमें लिखा है 9 months, फर्स्ट एजीएम के लिए लिखा है 9 months from the date of closing the books first financial year, within 9 months from the date of closing the first books on FY basis। FY होता है फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए कंपनी इनकॉर्पोरेशन हुई 1 जुलाई 19 को, या 1 जुलाई की जगह सपोज जुलाई नहीं ले रहा हूं, 1 सितंबर 19 को बनी, तो बुक्स एंड होंगी, बुक्स क्लोज्ड होंगी इस कंपनी की 31 मार्च 20 को। तो 31 मार्च 20 प्लस कितने मंथ्स, 9 मंथ्स के अंदर फर्स्ट एजीएम हो जानी चाहिए। ये हो जानी चाहिए। सब्सिक्वेंट एजीएम कब होंगी? सब्सिक्वेंट एजीएम ये कब होंगी? बाद वाली, आगे आगे जो एजीएम तो हर बार होगी। नॉट मोर देन 15 months shall elapse between the 2 AGM। हाँ जी बेटा जी, कुछ कंपोनेंट लगा तो उसके अलग पैसे देने, अप्रॉक्स 400 देना। subsequent AGM, no, not more than 15 months gap from previous AGM। मतलब यदि एक एजीएम सपोज करो, मतलब 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 महीने का गैप हो सकता है। 2 एजीएम के मिडिल में मैक्सिमम 15 months गैप इज अलाउड, मैक्सिमम है, ये ध्यान रखना आप। 2 एजीएम के बीच में मैक्सिमम 15 months गैप अलाउड है बच्चों। फिर बच्चों प्रोस्पेक्टस के टाइप्स है, एक वर्ड और लिखा है जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ये बच्चों मैं बार बार कह रहा हूं, आई एम सीइंग सिलेबस, आप एक एक टर्म खोल के देख लेना। मैं सिलेबस को खोल के वो चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं।
GDR, ये बच्चों जो वर्ल्ड वाइड हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स होते हैं, एक तरह से शेयर्स इशू करते हैं वर्ल्ड वाइड, और हम इसमें बैंक इन्वॉल्व होते हैं, फॉरेन बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, हमारे शेयर्स वो रख के फॉरेनर्स को उनकी गारंटी हो जाती है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट में। सर्टिफिकेट इशूड बाय अ डिपॉजिटरी बैंक, सर्टिफिकेट मतलब शेयर सर्टिफिकेट एक तरह से, सर्टिफिकेट इशूड बाय जी शेयर सर्टिफिकेट डिपॉजिटरी भी बोलते हैं। The certificate issued by a depository bank purchases shares of foreign company, बस सर्टिफिकेट ही ठीक है, शेयर मत लिखो। इशूड बाय अ डिपॉजिटरी बैंक, अभी समझाऊंगा मैं। डिपॉजिटरी बैंक who purchases shares of foreign company creates a security on local exchange backed by those shares। अभी देखिए फिर से लिख रहा हूं, सर्टिफिकेट इशूड बाय अ डिपॉजिटरी बैंक हु परचेज्ड सिक्योरिटीज ऑफ फॉरेन कंपनीज। बहुत बुरी राइटिंग है बच्चों, तो जल्दी भी कितना करना, अलग अलग चीज है। अब राइटिंग तो बच्चों गर्ल्स की अच्छी होती है। अब देखिए मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूं। इंडियन कंपनी है, मान लो RIL है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ने उस RIL के 10,000 शेयर्स खरीदे, ठीक है, और यूएसए में दोज 10,000 शेयर्स को बेस रख के GDR इशू कर दी। अमेरिका के इन्वेस्टर्स ने GDR खरीदे। अमेरिका's investors bought GDR backed by shares of RIL, backed by shares of RIL। ये बच्चों GDR होता है, इसको GDR बोलते हैं। सब कुछ आपके कोर्स में वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भरोसा रखिए। बहुत कोर्स है, बहुत कोर्स है। ये पूरा CA जितना कोर्स है, CA के एग्जाम में आता है।
Doctrine of constructive notice and indoor management. According to Wikipedia, in company's law, the doctrine of constructive notice is a doctrine where all persons dealing with the company are deemed to have knowledge of the company's articles of association and memorandum of association. The doctrine of indoor management is an exception to this rule. Doctrine of constructive notice. इसमें बच्चों अल्ट्रा वायरस भी आता है, टर्कवेंट रूल आता है। जी, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वो कहते हैं बच्चों, ऑल द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी are aware of company's MOA and AOA. अब एक एग्जांपल है, इसका एक एग्जांपल है। एक कंपनी है भारत स्टेशनरी लिमिटेड, उसको एक दारू बनाने वाली कंपनी ने 100 पेटी दारू सप्लाई कर दी। सर, कंपनी का नाम भी स्टेशनरी लिमिटेड है, कंपनी का एमओए पढ़ लो, एओए पढ़ लो। एओए को बोलते हैं बाय लॉज, बाय में भी देखो बच्चों ध्यान रखना पड़ता है। एओ को बोलते हैं बाय लॉज, एमओए को बोलते हैं मेन चार्टर। अभी बताया मैंने, एओ के बारे में थोड़ा और बता दूंगा। अब बच्चों, अ लीकर कंपनी, अ लीकर मैन्युफैक्चरर supplies 10 boxes of wine to Bharat Stationery on credit. सर जरा देखना, नाम है भारत स्टेशनरी लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है, और आप उसे दारू सप्लाई कर रहे हो, तो क्या आपको समझ नहीं आ रहा स्टेशनरी की कंपनी दारू क्यों दे रहे हो? कोई होटल या कोई होटल की बार हो, कुछ हो, वहां तो भेजो। तो इसका मतलब सप्लायर ने कंपनी का एमओए नहीं पढ़ा। सप्लायर ऑफ वाइन हैव नॉट स्टडीड एमओए। ये बच्चों डॉक्ट्रिन ऑफ ये है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। तो इसमें वो ये कहते हैं कि तेरे को अब तेरे पैसे सुरक्षित नहीं है, तो कहते हैं all the person dealing with the company to have the knowledge of MOA and AOA. So contract with the company में मतलब वो जो बंदा है जिसने एमओए नहीं पढ़ा, तो लीगल एक्शन टेकन बाय द वाइन सप्लायर विल बी वीक। लीगल एक्शन टेकन बाय सप्लायर ऑफ वाइन विल बी वीक, बहुत वीक होगा लीगल एक्शन।
समझे आप? तो ये यहाँ ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस में अब आपका रिएक्शन क्या होगा, बे यार पैसे मिलेंगे कि नहीं यार, मैंने तो वाइन सप्लाई कर दी, मुझे क्या पता, स्टेशनरी का बिजनेस है यार। तो क्यों नहीं पता? जब आप कंपनी को उधार दे रहे हो, आप बैंकर हो, आप सप्लायर हो, कंपनी से मांग लो ना एमओए और एओए। ये होता है बच्चों। ये बच्चों एक और आता है इंडोर मैनेजमेंट। ये ऑपोजिट टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। इसमें एक और बहुत फेमस केस है टर्कवेन रूल का, टर्कवेन वर्सेस रॉयल ब्रिटिश बैंक। रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेन। यस सर, गुड मॉर्निंग। यस सर। हाँ सर, मैंने देख लिया सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा बना है सर, थैंक यू सो मच। बहुत जी बच्चों, ऑपोजिट टू कंस्ट्रक्टिव नोटिस, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेन रूल। इसमें बच्चों क्या है, ये उसका ऑपोजिट है। इसमें ये लिखा है कि कंपनी की छोटी छोटी आंतरिक जानकारी हर बंदे को हो, ये बात सही नहीं है कि आप उसको लपेट दो। क्या अबे तूने तूने हमारा एमओए नहीं पढ़ा था, तूने हमारा एओए नहीं पढ़ा था, चल जा, आप तेरा तेरा मनी प्रोटेक्टेड नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। इंटरनल मैटर्स की जानकारी हर आउटसाइडर को, इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल दैट every outsider dealing with company should have knowledge of every internal matter. Outsider is protected relating to internal matters. Other than those matters which are disclosed in MOA and AOA. बच्चों MOA और AOA आर पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये भी सुन लो। एक वर्ड आता है, व्हाट आर द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स? MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के बाकी जो एक वर्ड और आता है बच्चों, जैसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये मुद्दे इसमें कवर होते हैं एओए में। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, एजीएम मिनट्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, अभी बताऊंगा इनके बारे में एक मिनट में। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, ऑडिटर, ये जो मुद्दे हैं रूटीन एटसेट्रा आर कवर्ड इन एओए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये रूटीन मैटर्स।
ये रूटीन मैटर्स है। अब आप कहेंगे ये होते क्या क्या है, कुछ तो अभी बताए। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स वॉलंटरली, जैसे मैं अपने होश हवास में अपने शेयर दूसरे को दे दूं, बेच दूं, वो ट्रांसफर होता है। और यदि किसी शेयर होल्डर की मृत्यु हो जाए, उसके शेयर्स लीगल रूल में उसकी प्रॉपर्टी आगे किसी और के नाम चढ़ेगी, क्योंकि वो व्यक्ति तो डिसीज्ड हो गया, डेथ हो गई, तो उसको ट्रांसमिशन बोलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग हर 15 महीने में होनी चाहिए, मतलब 2 एजीएम के बीच में 15 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। पहली एजीएम 9 मंथ्स के अंदर होनी चाहिए, अभी बताया मैंने। मिनट्स ऑफ मीटिंग, मीटिंग में जो डिसाइड होता है, मीटिंग में जो कार्रवाई होती है उसको मिनट्स में लिख देते हैं, उसको मिनट्स में लिख देते हैं, मिनट्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स, यदि कोई शेयर होल्डर शेयर के पैसे ना दे पा रहा हो और वो खुद, जैसे वो दिखाते हैं फिल्मों में, हैंड्स अप सरेंडर कर दो, तो ये वो शेयर होल्डर खुद ही आ जाता है, ये लो सर शेयर्स पकड़ो, मेरे पे और पैसे नहीं है, मेरे शेयर्स फॉर फ्यूचर करने की जरूरत नहीं है, बेइज्जती करने की, मैं खुद ही दे रहा हूँ, ये लो। वो सरेंडर ऑफ शेयर्स होता है। फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स होता है, हम उसे नोटिस देते हैं, डिफॉल्टर के शेयर्स फॉरफिट करते हैं। और जब डिफॉल्टर डिफॉल्ट से पहले ही क्या करे, जब डिफॉल्टर्स पहले ही क्या करे बच्चों, अपने शेयर्स ट्रांसफर कर दे, अपने शेयर्स सरेंडर कर दे, तो सरेंडर होता है। कंपनी जबरदस्ती फॉरफिट कर ले तो फॉरफीचर होता है। ऑडिटर कौन होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स होता है। ये सारे रूटीन मैटर्स किस में कवर्ड होते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बेसिक कुछ बातें, जितनी मैं कवर कर पा रहा हूँ। कल भी आई शेल ट्राई जितना कवर हो जाए। अभी मैं देख रहा हूँ और क्या मेन चीज पे बोल सकता हूँ, टाइम बहुत कम है, इसीलिए मेरे को भी टेंशन होती है। पोजीशन, पावर्स, मैनेजरियल, एक वर्ड आता है बच्चों, की मैनेजरियल पर्सनल, केएमपी। वो व्यक्ति बच्चों जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो, वो केएमपी होता है, की मैनेजरियल पर्सनल होता है। एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल एंड फंक्शन। उसको हम बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सनल। वो कहते हैं दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज, responsible for formulation of strategy and its implementation. He can be managing director, whole-time director, manager, CEO, CFO. He can be MD, CEO, CFO, Chief Financial Officer, whole-time director. अब जैसे मुकेश अंबानी is KMP of Reliance Industries, example. RIL, ये और एक और बच्चों वो कहते हैं डिविडेंड का रूल क्या है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन रूल,
dividend can be distributed out of divisible profit. Dividend can be distributed out of divisible profit, not out of capital profit. Provision for debt might have been reduced from profit before dividend is paid. Depreciation is charged on fixed asset is must before declaring dividend. Such debt should be deducted from net profit before declaring dividend. ये बच्चों, तो ये डिविजिबल प्रॉफिट होता है बच्चों. डिविडेंड के रूल में ये लिखा है कि अगर जो कंपनी में प्रॉफिट ही सफिशिएंट नहीं है तो डिविडेंड क्यों बांटोगे भाई. तो ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी रूल दिखाई दे रहे हैं, तभी मैंने ये बात छेड़ी. और ये भी ध्यान रखना, पहले प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेगा, फिर इक्विटी डिविडेंड मिलेगा. डिविडेंड का मतलब होता है शेयर इन प्रॉफिट. फर्स्ट preference dividend is paid, then equity dividend. और डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? P&L. ये डिविजिबल प्रॉफिट लिख रहा हूं. PL जनरल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, शेयर इन प्रॉफिट होता है बच्चों. पेड अप कैपिटल पे दिया जाता है. डिविडेंड इज पेड ऑन पेड अप कैपिटल. Final dividend is declared in the AGM. और प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आफ्टर डेप में से दिया जाता है. फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इन AGM. It becomes a liability to be paid within 30 days. ये प्रोविजन फॉर डेप्ट का चार्ज होना बहुत जरूरी है. और प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर से दिया जाता है ज्यादातर. ठीक है बच्चों, अभी इतना ही आज. काफी आप लोगों को भी आदत थी इतना पढ़ने की. वैसे तो एग्जाम है, कुछ रूल नहीं होता एग्जाम में, कितना भी पढ़ो उतना कम है. ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, एंड आई शैल टेक अ क्लास टुमारो ऑल्सो.